हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे यूपी के एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे यूनिट सेकंड में हैं, जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो भी, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उनके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में और ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्टिव भी हमने कहा था प्रक्षेपी विधियाँ होती है, जिसको हम लोग साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। और इसकी जो खोज थी सबसे पहले अमेरिका के लॉरेंस के फ्रैंक ने की थी। किसने की थी? अमेरिका के लॉरेंस फ्रैंक ने की थी। और इसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि हमारा 1800 एडी में अल्फ्रेड बिनेट ने स्लाटो नामक गेम बनाया था, जो कि बच्चों के लिए था। 1879 में अमेरिका के जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट नामक के खेल बनाया था, मतलब इसी में एलेक्जेंडर पास अलाउंग टेस्ट बना था। और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि हमारा MMPI, CPI, BAI, MSI, कैटर 16 पर्सनालिटी थ्योरी, MPI जिसको हम लोग EPQ थ्योरी भी कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारी जो ह्यूमन एबिलिटी और डिसेबिलिटी टेस्ट होते हैं, उनको चेक करने के लिए, जिसके अंतर्गत जैसे कि जो टेस्ट होते हैं वो हमारे होते हैं कि जो हमारे ह्यूमन हैं, जो हम लोग हैं, मानव क्षमता और अक्षमता का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, तो वो उसके लिए हम लोग अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है और हमारा लर्निंग टेस्ट है। और इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो होता है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी यूज होता है, कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन अब जो है आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारा हर एक एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स थ्योरी से जरूर आते हैं कि व्हाट इज़ स्पोर्ट्स थ्योरी, मतलब स्पोर्ट्स थ्योरी किसने दी है, स्पोर्ट्स है क्या, प्ले क्या है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एंड फॉल व्हाट इज़ प्ले। प्ले क्या है? जैसे कि आप जानते हैं प्ले का मतलब क्या होता है, खेल होता है। ठीक है, खेल या कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम हैं यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो अपने इमोशन को बाहर निकाले, अपने जो संवेग है उसको बाहर निकाल कर व्यक्त कर सकता है खेलों के माध्यम से। तो कह सकते हैं प्ले इज अ यूनिवर्सल इन नेचर, all children play and they play remarkable alike. The play is not bounded by any caste, creed, color, nationality. Every animal include human play during their infancy, childhood stage and growth and development. मीन्स कह सकते हैं कि जो हम ये खेल है, तो खेल जो खेल है, खेलना जो होता है कि वो एक बालक के, एक बच्चे की या एक नॉर्मल जो होती स्वाभाविक सी मनोप्रवृत्ति होती है। ठीक है, स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है। जैसे एक बालक है तो बालक के शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो हमारे ये प्ले है, जो खेल है, एक आवश्यक और अचूक साधन माना जाता है दोस्तों। खेल से ही बालक का स्वभाव भली भांति अध्ययन किया जाता है, उसके बिहेव के बारे में हम लोग जान सकते हैं, प्ले के द्वारा ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। और अनेक मनोवैज्ञानिक जो है खेल को ही क्या करते हैं, ये बाल जीवन मानते हैं। मतलब वो कहते हैं खेल ही जो है बाल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और बालक जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, बच्चा जैसे बड़ा होता है, उसकी इच्छाएं जो हैं, उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो फीलिंग है, वो सारी बदलती रहती हैं और समाप्त नहीं होती हैं। चेंज तो हो जाती है पर वो ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, कई बालक क्या होते हैं, कई बालक जो होते हैं वो आंतरिक खेलों में रुचि लेते हैं, जो इंटरनल गेम्स होते हैं अंदर बैठ के। कुछ क्या होते हैं, बाहरी खेल खेलते हैं, जिस उसमें अच्छी फीलिंग होती है, जिसमें अच्छा फील होता है, वो वैसे गेम खेलते हैं। अब इसी में मैकडूगल ने दोस्तों कहा है कि जो समान प्रवृत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खेल प्रवृत्ति माना जाता है। ठीक है, सब जो हम लोगों का बिहेव है, जो हम लोग की क्या रुचि है, जो प्रवृत्ति है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकडूगल के हिसाब से क्या है, स्पोर्ट्स यानी क्रीड़ा को, खेल की प्रवृत्ति को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो कह सकते हैं कि जो हमारे ये प्ले है दोस्तों, मतलब सिंपली कह सकते हैं, अगर हम बात करें ऑल ओवर अर्थ पे, तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चे हैं, तो वो चाहे किसी इंसान के हो, जानवर के हो, इंसान के हो, किसी का भी बच्चा हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी क्रीड का हो सकता है। तो हर एक बच्चा क्या होता है, प्ले के द्वारा ही, मतलब खेलना तो बहुत ज़रूरी है। प्ले के द्वारा वो लर्निंग करता है, प्ले के द्वारा सीखता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके खेल के तरीके भी बदलते रहते हैं और उन तरीक़ों में जो होने वाली लर्निंग की
जो लर्निंग की प्रोसेस है वो भी चेंज होती रहती है। तो कह सकते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि खेल की प्रकृति का काफ़ी गहन विचार किया है, उसकी जिसके आधार पर उन्होंने कई प्रश्न आए, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि जो है खेल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया है, और मानव जो हमारे इंसान है, मानव जो है वो विभिन्न जो होते विकासों में खेल का क्या महत्व होता है, मतलब खेल का मतलब एक व्यक्ति के विकास में, जो हमारे व्यक्ति के विकास में जो ये खेल है इसका क्या महत्व होता है, और खेल बालकों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है आदि। मतलब ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कि प्रश्न होते हैं जिन पे विचार किया मनोवैज्ञानिकों ने। तो जो खेल की जो बहुत सारे कहते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके अध्ययन में इन जो ये सारे प्रश्न थे वो जो है नॉर्मली थे कि ये नॉर्मली सिंपल से क्या उत्तर मिलते हैं इसमें कि खेल के प्रत्येक जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, उनमें किसी न किसी पक्ष की व्याख्या होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, खेल की जो सिद्धांतिक धारणाओं का जन्म हुआ है, कुछ प्रमुख धारणाएं होती हैं इसमें। सकते हैं कि खेल स्पोर्ट्स जो हमारा है वो क्या है, स्पोर्ट्स जो है वो खेल जो है प्लेज द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ द जर्मिनल लीव्स ऑफ चाइल्ड। ये कॉमन सी प्रवृत्ति है जो हर कोई खेलता है, और खेल के माध्यम से दोस्तों हम लोग अपने संवेग, अपने इमोशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी बाहर निकाल सकते हैं। खेल के द्वारा ही हम बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले का बिहेव भी जान सकते हैं कि उसका कितनी पेशेंस उसके अंदर है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके थ्रू जान सकते हैं। तो सबसे अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा है कि खेल यानी कि स्पोर्ट्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है। तो जो ये स्पोर्ट्स शब्द है दोस्तों वो संस्कृत शब्द के स्पर्ध से उत्पत्ति हुई है। जो स्पर्धा यानी कि बोलते हैं स्पोर्ट्स, स्पर्धा संस्कृत में बोलते हैं, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो स्पोर्ट्स शब्द की स्पर्ध से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रतियोगिता होता है। तो याद रखिएगा खेल यानी स्पोर्ट्स शब्द की संस्कृत शब्द के स्पर्ध शब्द से उत्पत्ति हुई है। ओके, अब इसकी हिस्ट्री भी है, अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, फिर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ कि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो दोस्तों मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो अपलोड करने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जैसा देख सकते हैं। पर यहाँ इंपॉर्टेंट ही बात करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी वगैरह है इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप देखना चाहें कि कब इसके अवशेष मिले, कैसे पता चला खेल कहाँ क्या है। तो सबसे अब बात करते हैं हमारी जो डेफिनेशंस ऑफ प्ले है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेफिनेशंस तो याद ही करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस दे देते हैं और पूछते हैं कि ये डेफिनेशंस किसकी है। डेफिनेशंस याद करने का मैंने तरीका आपको बताया कैसे याद करना है। तो डेफिनेशंस को याद करने के लिए आप कीवर्ड, कोई कीवर्ड जो आपको सुटेबल लगे वो लेके आप उससे याद कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारी मैकडूगल की है। तो मैकडूगल ने क्या कहा है कि प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिजर्वेशन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या कहा है मैकडूगल ने? तो मैकडूगल ने कहा है कि जो सामान्य प्रवृत्तियों में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण खेल प्रवृत्ति को माना है उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया है कि प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिजर्वेशन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसने कहा है मैकडूगल ने कहा है। तो आप कैसे याद करेंगे ये आप देख लीजिए, आपको जो कीवर्ड सुटेबल लगे आप उसको करके देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके भी याद कर सकते हैं, कीवर्ड लेके, ऑर्गेनिज्म लेके भी याद कर सकते हैं। मैकडूगल ने क्या डेफिनेशन दी है, उसके आगे जो कीवर्ड आपको सही लग रहा है, हिंदी हो या इंग्लिश, आप डाल के उसको याद कर सकते हैं। फ्रोवेल की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रोवेल ने कहा है प्ले इज नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ द जर्मिनल लीव्स ऑफ द चाइल्ड। तो आप देख सकते हैं फ्रोवेल की डेफिनेशन क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कीवर्ड इसके नाम के आगे लिख के आप याद कर सकते हैं कि फ्रोवेल ने कहा है प्ले जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। देन हमारा गुलिक की डेफिनेशन आती है, प्ले इज व्हाट डू व्हेन वी आर फ्री डू टू वी लाइक। बहुत छोटी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। गुलिक ने कहा है प्ले इज व्हाट, प्ले क्या है, ठीक है, गुलिक ने कहा है। तो आप कोई कीवर्ड बना के याद कर सकते हो जो आसान सा लगे आपको। तो गुलिक ने कहा है खेल वह है जो हम खाली समय में अपने पसंद से करते हैं। क्या कहा है, खेल वह है जो हम खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं, गुलिक ने कहा है। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड लेके आप याद कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। देन नेक्स्ट है हमारा स्टर्न ने क्या है, स्टर्न ने कहा है प्ले इज वॉलंटरी सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, किसने, स्टर्न ने कहा है। स्टर्न ने कहा है खेल को स्वयं नियंत्रित इच्छित क्रिया मानते हैं। क्या है, खेल एक क्या है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड यानी स्वयं नियंत्रित और इच्छित क्रिया है। ठीक है, खुद के द्वारा यानी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, खुद के द्वारा करने वाली एक्टिविटी है। खुद के द्वारा क्या होती है कि खुद के द्वारा हम लोग इसको नियंत्रित और इच्छित एक्टिविटी मानते हैं। देन हमारी रॉस की है प्ले इज जॉयफुल स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव एक्टिविटीज इन विच मैन फाइंड्स अ फुलेस्ट एक्सप्रेशन। तो रॉस ने क्या कहा है, रॉस के अनुसार दोस्तों रॉस ने कहा है कि हमारी जो ये खेल है, खेल एक आनंदपूर्ण, स्वतः
और रचनात्मक क्रिया है, जिससे क्या होता है जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो क्या करते हैं अपनी जो पूर्णतम जो शक्ति होती है उसका जो अभिव्यक्ति प्राप्त करता है खेल के द्वारा। क्या कह सकते हैं हम लोग इसमें रॉस ने कहा है दोस्तों, खेल एक आनंदपूर्ण, स्वतः प्रस्फुटित और रचनात्मक क्रिया है जिसमें मनुष्य क्या करता है अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये किसने कहा है? हमारे रॉस ने कहा है। प्ले इज जॉयफुल, इंग्लिश में याद करिएगा, बहुत ईजी होगा। रॉस ने क्या कहा है? प्ले इज जॉयफुल। ओके, बस इतना करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है। एक वर्ड ले लीजिएगा, या फिर प्ले इज जॉयफुल कर लीजिएगा, या फिर फुलेस्ट एक्सप्रेशन कर देना। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारा जो है थ्योरीज़ के बारे में। प्ले थ्योरीज़ क्या है? थ्योरीज ऑफ प्ले, खेल के जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछता है हमारा सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी है। सामने नाम दिए हुए हैं, इनके नाम बताने होते हैं, मैच मेकिंग करने को दे देते हैं, मैच मेकिंग करना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये याद करना बहुत ज़रूरी, किसने कौन सी थ्योरी दी है, उसके बाद उसकी डिटेल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी प्ले एंड प्ले थ्योरीज क्या है। सबसे फर्स्ट हमारी है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस करेंगे। पूरा एक साथ नहीं करेंगे, एक थ्योरी करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है, ये किसने दी है, कब दी है। तो थ्योरी है वो है हमारी थ्योरीज ऑफ सरप्लस एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में अतिरिक्त शक्ति की धारणा कहते हैं। क्वेश्चन आता है सरप्लस थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ये इंग्लैंड के दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। और इसमें दोस्तों फ्रेडरिक वॉन सिचलर ने, जो कि जर्मन दार्शनिक थे, इन्होंने 1759 और 1805 में इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर आता है कि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रेडरिक वॉन सिचलर है। कब किया है? 1759 से 1805 में इन्होंने इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस सिद्धांत में सिचलर और स्पेंसर ने 1873 में सिचलर ने और स्पेंसर ने 1875 में। नोट कर लीजिएगा, सिचलर ने 1873 में और स्पेंसर ने 1875 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये जो सिद्धांत है सरप्लस एनर्जी, इसको सिचलर 1873 और स्पेंसर 1875 के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है सिचलर 1873 और स्पेंसर 1875 के प्रिंसिपल को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सरप्लस एनर्जी जो थ्योरी हमारी है उसको हम लोग सिचलर 1873 और स्पेंसर 1875 के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुसार दोस्तों क्या था कि जो खेल है हमारा, प्ले है, वो जो हमारी शरीर की जो अतिरिक्त शक्ति है, उस अतिरिक्त शक्ति को खर्च करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। और इस धारणा और इस तथ्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या किया था कि बच्चों में इतनी शक्ति होती, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, जो कि क्या होता है, वो खेल जो रोज़मर्रा के कार्य करने के पश्चात भी बच जाती है। तो इनका मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है, जो दैनिक जो डेली रूटीन वाले वर्क होते हैं वो करने के बाद भी ये सारी एनर्जी क्या होती है, बच जाती है। और उस बची हुई जो एनर्जी होती है, बची हुई जो शक्ति होती है, वो कहाँ यूज होती है? वो खेलों में उपयोग होता है। उस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? खेलों में होता है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो एक प्रेशर कुकर होता है, सभी जानते होंगे, सबके घर में प्रेशर कुकर होता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब बहुत सारी भाप एक्स्ट्रा जो भाप बन जाती है, एक्स्ट्रा स्टीम बन जाती है, तो वो सीटी के रास्ते, जो विसिल होती है उसके रास्ते बाहर निकलती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, बालक होता है, तो उसकी जो अतिरिक्त शक्ति होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो गेम के थ्रू, खेलों के माध्यम से बाहर निकलती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे सरप्लस हमारी एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी है, ये थ्योरी जो है इसको हमारे किसने दी है, तो इसको किसने दी है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस थ्योरी को किसने दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंग्लैंड के दार्शनिक थे। और इनके साथ में जो इस थ्योरी के प्रवर्तक थे वो कौन थे, वो सिचलर थे, जिन्होंने 1875 और 1805 में सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस सिद्धांत को सिचलर और स्पेंसर के नाम से भी जानते हैं। सिचलर 1873 में इन्होंने किया था, स्पेंसर 1875 के नाम से भी इस थ्योरी को जानते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, वो अपने रोज़मर्रा के कार्य करने के बावजूद भी अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसका यूज़ नहीं कर पाता है। वो खेलों के माध्यम से उस जो अतिरिक्त शक्ति है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको निकालता है खेलों के माध्यम से। जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर
होता है उसमें जब एक्स्ट्रा स्टीम बन जाती है तो व्हिसिल के माध्यम से बाहर आती है, वैसे खेल में हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो खेलों के माध्यम से बाहर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने बात किया। नेक्स्ट जो कल हमारी थ्योरी होगी उसके बारे में कल हम बात करेंगे, एंटीसिपेटरी थ्योरी, जो कि हमारे कार्ल ग्रूज ने दी है। फिर हमारी रेसिपुलेशन थ्योरी जो कि हमारी जी स्टैनले हॉल ने दी है। ऐसे करके हम लोग पूरे एक दिन में थोड़ा थोड़ा सा करके कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारे 10 क्वेश्चन है और उसके आंसर है उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो हमारे जो आज के 10 क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। उसके आंसर खुद देने की कोशिश करिएगा, बाकी तो मैं आंसर खुद ही बताऊंगी। सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें है जीवन सूत्र किसे कहा गया है। जी हाँ, क्वेश्चन है जीवन सूत्र किसे कहा गया है। कोशिका को कहा गया है, जीव द्रव्य को कहा गया है, क्रोमोसोम को कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा क्या है। वैसे आसान क्वेश्चन होगा, आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम इसमें राइट होगा, सी इज राइट होगा। कि जीवन सूत्र क्या है, जीवन सूत्र किसे कहा गया, क्रोमोसोम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया है अपने जो हम लोग मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो होप आप सभी को पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं भी देखा है तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जो हमारी साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। ऑप्शंस आपके सामने दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसमें देखिए धर्मशास्त्र क्रॉस करिए, धर्मशास्त्र से तो बिल्कुल नहीं हुई, मानव शास्त्र से भी नहीं हुई है, समाजशास्त्र से नहीं हुई है, सिंपल किससे हुई है, हमारी दर्शन शास्त्र से हुई है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन को क्रॉस करना सीखिए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा मेथड होता है ये। अब अगला क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर वो ए होता है, यानी दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हमारी दर्शन शास्त्र से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पता होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसकी जो फर्स्ट जो प्रयोगशाला है वो कहाँ हुई थी, स्थापना इसकी कहाँ हुई थी और कब हुई थी, किसने की थी, ये भी जानिए। अगर कहाँ है तो कब और किस सन में हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ए ऑप्शन ग्रीस, बी फ्रांस, सी लिपजिंग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिपजिंग में हुई थी, जिसको हमारे विलियम वुंड ने किया था 1885 में। जी हाँ, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला हमारी लिपजिंग में 1885 में विलियम वॉन्ड ने इसकी स्थापना किया था, इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट जो हमारी प्रयोगशाला थी लिपजिंग में थी, 1885 में विलियम वॉन्ड ने इसकी स्थापना की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी साइकिल नहीं चला पाता। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक छोटा जो बालक है वो किस वजह से बाइसिकल नहीं चला सकता है, क्या रीज़न है। उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है, वसा की कमी हो सकती है, परिपक्वता की कमी है या अपरिपक्वता की कमी है। तो ऑप्शन क्या है इसमें आप देख सकते हैं क्या है। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट है आंसर ए, परिपक्वता की कमी के कारण वो साइकिल नहीं चला पाता। छोटे बच्चे सही तरीके से डेवलप नहीं होते, उतनी एनर्जी नहीं होती, उतना स्टेमिना नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि उतनी ताकत नहीं होती कि वो पैडल मार सके, साइकिल चला सके। परिपक्वता की कमी होती है, ठीक है, इस वजह से नहीं चला पाते हैं छोटे बच्चे साइकिल। तो इस 4th का ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है पर्सनालिटी के, जब चैप्टर पढ़ रहे थे पर्सनालिटी का टॉपिक, तो उसमें हम लोगों ने पूरी डिस्कशन किया पर्सनालिटी इन्वेंटरीज के बारे में, पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आई थिंक ये क्वेश्चन भी वहाँ हम लोगों ने जरूर किया होगा, नहीं किया है तो यहाँ पे कर लेते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी से, अरबी से, अंग्रेजी से, लैटिन भाषा से। होप ये सभी को पता होगा। जनरली जो भी डेवलपमेंट है, उत्पत्ति है वर्ड की, वो हमारी लैटिन भाषा से हुई है। किससे, लैटिन जो भाषा है, लैटिन वर्ड है, तो उससे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हमारा है वो लैटिन भाषा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, किसने दी है डेफिनेशन। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आज आपको प्ले की डेफिनेशंस बताई, खेल की डेफिनेशंस, वैसे ही डेफिनेशंस दे देंगे, आपको उसके आंसर देना होगा। हिंदी भी रहता है एग्जाम में और इंग्लिश भी रहता है, आपको जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में याद करना सही लगे वो याद कर सकते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें डेफिनेशन दी गई है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये जो कथन है ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर बी है प्लूटो ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रोबल ने, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर जो दोस्तों होता है, होप आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन डी होता है महात्मा गांधी ने। जी हाँ, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, होप आप सभी लोग को पता होगा, या नहीं है तो प्लीज़ जान लीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा से जो मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। याद कर लीजिए महात्मा गांधी ने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय जहाँ दिखे तो किसने कहा है, महात्मा गांधी ने ये डेफिनेशंस दी है। विवेक 7 जो है क्वेश्चन अंतः दर्शन विधि के समर्थक नहीं है। ये जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अंतः दर्शन विधि का समर्थक नहीं माना जाता है? ऑप्शन क्या है, वाटसन, प्लेटो, डेकार्ट, गाल्टन। तो इनमें से कौन ऐसा है जो अंतः दर्शन विधि का समर्थक नहीं है? जी हाँ, इसका आंसर हम बता देते हैं क्योंकि इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है अभी। तो अंतः दर्शन के समर्थक हमारे वाटसन नहीं है। कौन नहीं है? वाटसन नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो अंतः दर्शन विधि के समर्थक कौन नहीं है? वाटसन नहीं है। बाकी प्लेटो, डेकार्ट और गाल्टन जो है ये अंतः दर्शन विधि के समर्थक हैं। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां हमारा दूरस्थ शिक्षा क्या है? ठीक है, दूरस्थ शिक्षा है क्या है बताना है आपको। दूरस्थ शिक्षा जो है वो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, औपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी है अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर सी है निरौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारिक शिक्षा है। तो आपको बताना है दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, व्यवहारिक क्या है? तो इसका ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो है सी, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा है। यानी जो दूरस्थ शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? जी हाँ, इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होप आप सभी को पता होगा जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका फर्स्ट एंड फॉर सर्वप्रथम जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है? कैटल ने किया है, हिप्पोक्रेट्स ने किया है, आल्पोर्ट ने किया है या युंग ने किया है? ये बताना है आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया है। तो ये आप सभी को पता होगा, हमारे हिप्पोक्रेट्स जी ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया है, हिप्पोक्रेट्स ने किया है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो हिप्पोक्रेट्स ने किया है। बी इज राइट इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी इज राइट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 होता है कि वर्तमान समय में व्यक्तित्व के प्रकारों का सर्वोत्तम जो वर्गीकरण किसकी देन है? जो हमारे व्यक्तित्व है, जो वर्तमान समय में जो व्यक्तित्व के टाइप्स हैं उसमें जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किसकी देन है? सबसे पहले सबसे सर्वोत्तम जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी देन है आपको बताना है। कैटल की है, आल्पोर्ट की है, युंग की है, गैरिट की है। तो आपको बताना है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। वर्तमान समय में व्यक्तित्व के प्रकारों का सर्वोत्तम वर्गीकरण किसकी देन है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 कैटल, ऑप्शन नंबर बी आल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी युंग, ऑप्शन नंबर डी गैरिट। तो होप यो आपने गेस कर लिया होगा, तो होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि युंग ने किया है। किसने किया है? युंग ने किया है। जो वर्तमान समय में व्यक्तित्व का जो टाइप है, जो क्लासिफिकेशन है, वो जो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है वो युंग की मानी जाती है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। होप आप सभी लोग को अच्छा लगा हो और ये आपके लिए है, हमारे कॉम्पिटिटर जो है, हमारे एग्ज़ाम को जो फाइट करने वाले हमारे फाइटर हैं उनके लिए है। नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप ट्राइंग, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो दोस्तों बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। जब तक कहीं आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक आपको, हमको, सबको कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो प्लीज़ नेवर गिव अप, उठो, जागो और अपने कर्म की तरफ बढ़ो। जो करना है हमें करना है, चाहे जैसे करना है। तो प्लीज़ यार लगे रहो, जब भी वैकेंसी आएगी हमारा काम क्या है, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहना है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कोई भी क्यूरीज़ है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।